अगर आपके माइंड में डाउट नहीं आया तो ये आना चाहिए क्या सर, कि सर यहाँ पर आपने क्या कुचालक समतल चादर ली है जो आप ये वाला वैद्युत क्षेत्र इस्तेमाल कर रहे हो दोनों के लिए ये बस इस्तेमाल करेंगे? नहीं, तो यहाँ पर तो अपन ने लिखा भी था चालक प्लेट है, तो सर चालक समतल चादर के लिए ये वाला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे। ये बिल्कुल पैरेलल है और दोनों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्प दूरी पर रखी है। देख लो मेरी आंख भी दिख रही होगी इसमें से। तो ये दोनों के बीच कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा डेरिवेशन हो, वो आपसे अगर लर्न नहीं हो रहा है तो उसे स्टेप्स में तोड़ लिया करो, फौरन जो है याद हो जाए। सर फर्स्ट स्टेप में ये था, सेकंड स्टेप में ये चीज आई थी, थर्ड स्टेप में अपन ने इसका दोनों को वैल्यू पुट करी थी, फोर्थ स्टेप में तो आंसर ही आ गया था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 23। बाल अगर अजीब से लग रहे हो तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ा आज मैंने तेल नहीं लगाया इसलिए आपको अजीब से लग रहे हो। खैर, इन पर ध्यान नहीं देना है अपन को और लेक्चर पर ध्यान देना है कि सिखाया क्या जा रहा है। कक्षा 12 अध्याय 02 ये तो सब आपको पता ही है। सीरीज के लेक्चर में बढ़ते बढ़ते 23वें लेक्चर पर अपन आ गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों समानांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट को प्लेट ही लिखा है, वैसे हिंदी में इसे पट्टिका भी बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, पर ठीक है, आजकल इंग्लिश चल रही है तो इसके शब्द कभी इसमें एज इट इज लिख दिए जाते, इसके शब्द इसमें लिखे जाते हैं। खैर, तो क्या कंसेप्ट है इसका, आइए देखते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान ज्यामिति, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, व समान क्षेत्रफल की दो धातु यानी कि चालक की प्लेटें अल्प दूरी पर यानी कि बहुत कम दूरी पर परस्पर यानी एक दूसरे से समानांतरित हो। वाह, क्या हिंदी लिखी है। समानांतरित हो यानी कि पैरेलल हो, तो इसे समानांतर प्लेट यानी कि पट्टिका संधारित्र कहते हैं। किस व्यवस्था को कहते हैं, किस अरेंजमेंट को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? एक ऐसे अरेंजमेंट को, एक ऐसी व्यवस्था को जिसमें दो समान ज्योमेट्री वाली, समान ज्योमेट्री मतलब दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, विड्थ सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, दोनों मेटल की ली है अपन ने, वह समान क्षेत्रफल, देखो उससे समान ज्यामिति मतलब क्षेत्रफल समान है, कि दो धातु की प्लेटें, चालक की प्लेटें अल्प दूरी, ये जो डी दूरी रखते हैं ये बहुत कम होती है। यहाँ पर तो मैंने ठीक ठाक दूरी बनाई है आपको समझाने के लिए, जूम इन करके बनाई है, लेकिन अल्प दूरी पर होती है और ये परस्पर समानांतरित होती है। दोनों प्लेटें पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब कैसे सर, कि सर जैसे ये दो बुक्स है और ये जो दोनों बुक्स है, ये दोनों आपस में ऐसे खड़ी है पैरेलल, ऐसे, ये बिल्कुल पैरेलल है। और दोनों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्प दूरी पर रखी है। देख लो मेरी आंख भी दिख रही होगी इसमें से। तो ये दोनों के बीच की दूरी, एक तो ये दोनों पैरेलल है आपस में और दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प है, यानी कि बहुत कम है, बहुत छोटी है। छोटी, हाँ छोटी। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित किया गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश वितरित किया गया है। ठीक है, इसलिए प्लस क्यू माइनस क्यू। सिग्मा क्या है बच्चों, यहाँ पर सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये आपको लास्ट चैप्टर में भी बता दिया था कि सर चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल में मौजूदा आवेश ही क्या कहला देता है, बेसिकली पृष्ठीय आवेश घनत्व कहला देता है। प्लस क्यू है इसलिए प्लस सिग्मा है, सिंपल सी बात। इसको प्लेट 1 नाम दिया है और इसको प्लेट 2 नाम दिया है। देखो इस सिरे से इस सिरे की, यानी कि आप चाहो तो यहां से यहां तक की देख लो या यहां से यहां तक की देख लो, बेसिकली दोनों ही प्लेटें आपस में डी दूरी पर है। ठीक है, डायग्राम बनाया है जैसे तैसे करके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और मैंने आपको बता भी दिया। आगे बढ़ते हैं। माना कि इस संधारित्र, ये जो संधारित्र है समानांतर प्लेट संधारित्र, कहाँ पर पाया जाता है, जनरली यही पाया जाता है। आपके कंडेंसर वगैरह जो होते हैं, पंखे वगैरह में लगते हैं, उसमें इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है पैरेलल प्लेट। हालांकि उसमें रोल्ड की गई होती है, ठीक है, कई वीडियोस में देखा भी होगा आपने, उसमें रोल्ड कर देते हैं इसको, लेकिन बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे ही होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती है, यानी कि प्लेट्स नहीं होती, मेटल होता है, मेटल का सब्सटेंस होता है, उसको रोल्ड कर देते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। खैर, माना इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, क्षेत्रफल देख रहे हो आप, ए है, क्षेत्रफल मतलब
सरफेस एरिया, जैसे कि ये वाला सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, इन पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी d है, ये भी आप देख रहे हो, प्लेटों के मध्य की दूरी d है और प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लेटों के आकार की तुलना में अल्प हो। इसका क्या मतलब हुआ? प्लेटों के मध्य की जो दूरी है d, वो इनकी आकार की तुलना में अल्प हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक बहुत बड़ी थी, कॉपी बहुत बड़ी थी और दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी थी, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी थी। लेकिन अगर आपने प्लेटें ही बहुत छोटी ले ली और उनके बीच की दूरी भी उनसे आधी ही ले ली, तो यानी कि वो अल्प दूरी नहीं कहलाएगी अब। तो उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में अल्प हो, तो प्लेटों के मध्य वैद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में कैसी होती है? समानांतर होती है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि ये आपकी प्लेट 1 है, ये जो प्लेट 1 है इसको मैंने सिर्फ एक लाइन से दिखा दिया, यानी कि आप ऐसे समझो कि इस अरेंजमेंट को मैं यहां से देख रहा हूं ऐसे, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप मुझे साफ नजर आ रहा है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया था अभी, तो ये जो प्लेट है ये आपको बिल्कुल एक लाइन के रूप में नजर आ रही है, एक ऐसी लाइन, बस वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। और जनरली आपको ऐसे ही देखने को मिलता है कैपेसिटर, संधारित्र। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर यानी कि 21th लेक्चर में उसका डायग्राम बनाया था, वो कैसा था? ऐसा ही था। तो ऐसा क्या है जनरली, इसको ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बेसिकली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसको अपन सामने से, तो ये प्लेट 1 मान लो, आप इसको प्लेट 2 मान लो। क्या बता रहा था मैं कि इन दोनों के बीच में जो बल रेखाएं बनेगी, वैद्युत बल रेखा यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसी बनती है? परस्पर समानांतर होती है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल बनेगी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि दूरी बहुत कम है इसके एरिया के मुकाबले, और जनरली ऐसा ही होता है, तब ये एफिशिएंटली काम करता है। यहां पर प्लेटों के मध्य निर्वात, इस केस में तो इन दोनों के बीच में अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो मीडियम है इनके बीच में, ये मीडियम क्या है? निर्वात है, ये मान के चल रहे हैं। निर्वात का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, वैक्यूम मान के चल रहे हैं, यानी कि कोई नहीं, या तो आप नॉर्मली हवा मान लो या आप वैक्यूम भी मान सकते हो। ऐसा मानने से क्या हुआ, क्या फायदा मिला या क्या हुआ कि सर हमें पता है कि निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। अब परावैद्युतांक क्या होता है? तो उसके लिए चैप्टर 1 जाकर के देख लो, आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि उसे अपन ऐसे देखते हैं कि वैद्युत निर्वात की जो वैद्युतशीलता है या वायु की वैद्युतशीलता है, उसके मुकाबले किसी माध्यम की कितनी वैद्युतशीलता है, उसी के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं उस माध्यम का। तो निर्वात माना गया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो माध्यम की वैद्युतशीलता किसके बराबर आ गई? निर्वात की ही वैद्युतशीलता के बराबर। इसलिए अपन इसके डेरिवेशन में ये लेकर चलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपन क्या कंसीडर करते हैं? ये निर्वात कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके अगला लेक्चर में निर्वात नहीं लेंगे, कोई दूसरा मटेरियल रखेंगे। उस केस में अपन डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट नहीं रख सकते, इसलिए आगे चल के देखेंगे। अभी तो आप ये मान के चलो कि इसके फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या मान के चल रहा है? निर्वात। अब अपन बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन पे। यहां तक नोट करो, नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4, आ जाओ। नोट कर लिया आपने? तो अब अपन देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो ये था अपने पास, ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी। पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश, एरिया ए है कुछ और दोनों के बीच की दूरी कुछ अपने पास डी है सर। यहां तक अपन को समझ में आ गया, ठीक है सर? अब देखो ध्यान, अगर मैं इन दोनों के बीच में, चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 3 से 4 चरणों में डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। तो अपन को यह पता है, चैप्टर 1 में अपन ने ये पढ़ा था कि समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? चैप्टर 1 में अपन ने ये पढ़ा था कि साहब समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है सर? समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, बिल्कुल सर, अपन ने पढ़ा था। और यहां पर ये जो समतल चादर होती थी,
ये आपने पढ़ा होगा, ये नॉन कंडक्टिंग शीट होती थी, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो कुचालक चादर होती थी या कुचालक समतल चादर होती थी। तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इतना आता था। अब आप यह बोलेंगे, अगर आपके माइंड में डाउट नहीं आया तो ये आना चाहिए क्या सर, कि सर यहाँ पर आपने क्या कुचालक समतल चादर ली है जो आप ये वाला विद्युत क्षेत्र इस्तेमाल कर रहे हो दोनों के लिए, दोनों के लिए ये बस इस्तेमाल करेंगे? नहीं, तो यहाँ पर तो अपन ने लिखा भी था चालक प्लेट है, तो सर चालक समतल चादर के लिए ये वाला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेसिकली यहाँ पर चालक और कुचालक उसकी बाय एग्जैक्ट डेफिनेशन के रूप में मत जाओ, यहाँ पर ये देखो कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। वहां पर आपने देखा होगा जब इन दोनों का डेरिवेशन किया होगा लंबे रूप में, कि नॉन कंडक्टिंग शीट यानी कि कुचालक समतल चादर में आवेश जो है वो एक फेस पर ही मौजूद होता है। जैसे मान लो ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है कुचालक समतल चादर, तो उस उस प्लेट को या उस चादर को, उस प्लेट को कुचालक समतल चादर कहेंगे, या वह प्लेट कुचालक समतल चादर की भांति नॉन कंडक्टिंग शीट की भांति व्यवहार करती है जिस प्लेट पर आवेश किसी एक पृष्ठ पर विद्यमान हो, या तो इस पर या इस पर, दोनों में से किसी एक पृष्ठ पर, अगर किसी प्लेट पर किसी भी एक पृष्ठ पर ही आवेश मौजूद है या कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है या विद्यमान है, तो वह उसे अपन किसकी भांति या किसके रूप में कंसीडर कर लेते हैं? नॉन कंडक्टिंग शीट के रूप में, कुचालक समतल चादर के रूप में। और अगर किसी प्लेट पर दोनों ही फेसिस पर, दोनों ही जो है चेहरों पर, दोनों ही मुखों पर आवेश जो है वो विद्यमान है, आवेश मौजूद है, तो अब उसे कुचालक समतल चादर नहीं, अब उसे कंडक्टिंग शीट कहेंगे, यानी कि चालक वह प्लेट चालक समतल चादर की भांति व्यवहार करती है जिसका आंसर, जिसकी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आता था चैप्टर 1 में अपन ने डेरिवेशन किया था, तो उसमें आता था ये, उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी ये। लेकिन जिस प्लेट पर सिर्फ एक फेस पर ही आवेश विद्यमान होता है उसके लिए आती थी। तो सर क्या इसका मतलब यहां पर किस प्लेट के किसी एक फेस पर ही आवेश विद्यमान होता है? हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? अब है तो ये चालक समतल चादर, यानी कि आवेश डालने पर इसके समान रूप से फैल जाना चाहिए, इधर भी और इधर भी, लेकिन इसके चूंकि ठीक थोड़ी ही दूरी पर इसके अपोजिट चार्ज की प्लेट लाके रख दी है, इसलिए इसका इस प्लेट का यह प्लेट इस प्लेट का सारा आवेश खींचकर एक ही पृष्ठ पर ले आएगी। अगर ये नहीं होती या ये अकेली होती तो ये पॉजिटिव आवेश इसके समान रूप से दोनों हिस्सों पर मौजूद होता, लेकिन चूंकि ये इसके पास में आ गई है इसलिए इसका सारा खींच करके एक हिस्से पर ले आएगी। और ठीक इसी के लिए भी यही चीज है, इसके बगल में ये रखा है, इसका मतलब इसका सारा आवेश खींच करके एक हिस्से पर ले आएगी। इसलिए अब ये दोनों साइमल्टेनियसली अलग अलग रूप से भी किसकी भांति व्यवहार कर रही है? नॉन कंडक्टिंग शीट की भांति। इसलिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला, ना कि ये वाला। अरे बहुत कंफ्यूज होता था मैं भी कि पढ़ाया तो वहां पर ये था, लगा ये रहे हैं, साला ऐसा क्यों, जबकि ये तो कंडक्टिंग है। तो धीरे धीरे समय के साथ चीजें क्लियर हो गई, मैंने आपको अभी से ही क्लियर कर दी। ठीक है, इसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात, ठीक है। मेरे को मजा आना चाहिए बस पढ़ाने में, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? ये होता है। क्यों इस्तेमाल करी? मैंने इसका पीछे का कंसेप्ट पढ़ा दिया, हालांकि वीडियो लेंथी हो गया होगा, पर ठीक है कोई बात, चीजें आपको डीपली पता हो तो मेरे लिए अच्छी बात है बस। तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी होगा, क्योंकि दोनों सेम है। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई अपन पॉइंट कंसीडर करे तो प्लेट 1 की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ जा रहा होगा? अपन को पता है चैप्टर 1 के अनुसार पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, तो यानी कि इसकी वजह से इस तरफ होगा जिसे अपन E1 बोल देते हैं, और नेगेटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जाकर के रुकता है, यानी कि उसकी ओर जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी
वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ ही होगी, यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ है। अरे बहाना बोल भैया, बोले यस सर। तो अतः प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत बल रेखा या कुल वैद्युत क्षेत्र लिख लो, कुल वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया? बोले सर E बराबर E1 प्लस E2। प्लस क्यों करा है? दोनों एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में होते हैं तो माइनस करना पड़ता, लेकिन प्लस कर दिया क्योंकि एक ही दिशा में है। अब ये होता है और दोनों का मान रख दो। अरे मान तो एक ही है ना, इसकी वजह से भी इतना है। अरे यार समझ में नहीं आया क्या? अरे इन दोनों का मान तो यही है जो कि शुरुआत में ही बता दिया कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इतना होता है। तो ये भी एक समतल चादर है, ये भी एक समतल चादर है, यानी इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा उसका मान भी ये होगा, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा उसका मान भी होगा। दोनों की वैल्यू उठा करके रखेंगे इसमें, तो अपने पास क्या निकल करके आ गया सर? ये निकल करके आ गया अपने पास E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। हाँ ना बोल भैया, मेरी बात बिल्कुल भी समझ आ गई हो तो ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है, तो प्लेटों के बीच में अपने पास जो कुल वैद्युत क्षेत्र निकल करके आया वो यहाँ पर क्या आया? वो यहाँ पर अपने पास आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब अपन क्या करेंगे? इस सिग्मा का वैल्यू रखेंगे। तो ये सिग्मा है क्या सर? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सर पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या है सर परिभाषा? कि सर सिग्मा बराबर होता है Q बाय A। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये आ गया, उठा करके किस में रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में। क्या बोलोगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, फास्ट लिख रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको उठा करके इसमें रखेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? सिग्मा E इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। ज्यादा लेंथी थोड़ा ना हुआ है वीडियो, हाँ ठीक है इतना तो चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आ गया अपने पास E की वैल्यू आ गई यहां तक की। अब हमें पता है कि जो वोल्टता होती है, वोल्टता क्या होती है? विभवांतर क्या होता है? जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। अरे आप सर्किट बनाते हो कई बार, ठीक है, उसमें बैटरी लगाते हो ऐसे करके, प्लस आवेश माइनस, तो इसका क्या लिखते हो? विभवांतर ही तो लिखते हो। इसका मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल है वही क्या होता है? विभवांतर, उसे ही तो लिखते हैं अपन। तो अगर यहाँ पर दो आवेश मौजूद है प्लस और माइनस, तो इनके बीच में कुछ विभव का अंतर रहा होगा, खूब जोर से पढ़ा है इसी ही चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, स्थिर वैद्युत विभव में, यही चीज है। तो यानी कि इसके बीच में कुछ विभव अंतर रखा होगा, तो अपन क्या मानते हैं कि इसके बीच में विभव अंतर कुछ v है। तो माना कि दोनों प्लेटों के मध्य v विभवांतर है, तो विभवांतर तथा, क्योंकि ये अपने पास मौजूद है, तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध से, अरे वैद्युत क्षेत्र तो मौजूद है ना, और इसके बीच में विभवांतर v मान लिया। इसका मतलब अब अगर इन दोनों का इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब इस दोनों के बीच में संबंध पता हो, और ये अपन ने पढ़ा है खूब अच्छे से इसी चैप्टर में। तो v इज इक्वल्स टू क्या था? संबंध E इंटू डी, उठा करके रख दो, इसमें क्या आ गया? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट डी, चाहो तो ऊपर ही लिख लो इसी के साथ, या फिर अलग से लिख लो, कोई बात नहीं। कहाँ से आया ये?
समीकरण 3 से। ये बोर्ड के लिए लिखना जरूरी होता है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, इसलिए लिखते हैं। खैर, तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड मान लो, ये पार्ट थर्ड मान लो, और चौथे चरण में पार्ट ने स्टेप चरण कहेंगे तो, और चौथे स्टेप में इसका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है, बस 4 स्टेप है। कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा डेरिवेशन हो, वो आपसे अगर लर्न नहीं हो रहा है तो उसे स्टेप्स में तोड़ लिया करो, फौरन जो है याद हो जाए कि सर फर्स्ट स्टेप में ये था, सेकंड स्टेप में ये चीज आई थी, थर्ड स्टेप में अपन ने इसका दोनों को वैल्यू पुट करी थी, फोर्थ स्टेप में तो आंसर ही आ गया था। तो ऐसे स्टेप्स में तोड़ देने से बड़े से बड़ा डेरिवेशन भी आसान हो जाता है। 9th चैप्टर में तो और भी बड़े डेरिवेशन आएंगे, जो आपके पास रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी जिसे बोलते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे, अपन को मेन मकसद क्या है, समांतर प्लेट की, और पढ़ क्या रहे हैं, धारिता पढ़ रहे हैं, धारिता संधारिता, इसलिए धारिता निकालेंगे। तो धारिता की परिभाषा क्या थी, या धारिता का सूत्र लिखना बेहतर होगा यहाँ पे। धारिता के सूत्र से या सूत्र अनुसार क्या था धारिता का सूत्र, C बराबर Q बाई वी, उठा करके ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो C बराबर V का मान कितना, Q D बाई अपसाइलन नॉट A, Q से Q गया, ये वैल्यू ऊपर गई, तो C बराबर आ गया अपसाइलन नॉट A बाई D। ये लीजिए सर, ये आ गया आपके पास आंसर, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, किसका, धारिता का। किसकी धारिता का, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल करके आ गया आपके पास। ठीक है, और आसान थी कैलकुलेशन, ज्यादा मुश्किल तो थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने एक डीप बात भी बताई थी। ठीक है, नहीं भी आई हो समझ में तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन याद होना चाहिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। अच्छी जगह इंटरव्यू देना है तो ये बारीकियां पता होती है, पकड़ होती है इन पर, तो ऑरा क्रिएट होता है, कह सकते हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।